students, welcome to all of you again on SGC YouTube चैनल। मैं प्रदीप गुप्ता आज फिर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का जो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में हम आपको बताए थे कि जो आपके सिलेबस में है एक E1 रिएक्शन है और दूसरा क्या है, एक E1 और दूसरा क्या है, E2 रिएक्शन है। तो हम इसको डिस्कस कर लिए थे। इसमें ये बताया था कि यह 2 स्टेप प्रोसेस होता है और कार्बोकैटायन इसमें बनता है सॉल्वेंट। इसमें हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? एल्कीन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यह जो प्रोडक्ट है सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? सेटजेफ रूल, या कहीं कहीं बुक में आप लोग जेटिसेव रूल को देखोगे, यानी कि यह सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। सेटजेफ रूल क्या कहता है? वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा या वह प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, या कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, वह प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब हमने E1 को बातें कर दी थी। अब बातें जो भी करी जाएगी किसके बारे में करी जाएगी? E2 रिएक्शन। किसके बारे में? E2 बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म। यह कंसर्टेड प्रोसेस होता है। कंसर्टेड मतलब ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म जो केवल एक ही स्टेप में हो, एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे इसमें क्या था, 2 स्टेप प्रोसेस था। एक में पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता था, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनता था। लेकिन E2 में क्या है, एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। केवल क्या बनता है? क्या बनता है? केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एज वेल एज जो हम बेस इसमें यूज कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इसका रेट ऑफ द रिएक्शन, और किसके? बेस पे भी। तो यह कितने ऑर्डर का हो गया? कितने ऑर्डर का हो गया? सेकेंड ऑर्डर का हो गया। और कभी कभार याद रखना जो E2 रिएक्शन होता है SN2 के साथ भी पाया जाता है। इसका कहने के मतलब हम SN2 में बताए थे कि अगर कोई हमारा एल्कोहल है, अगर कोई हमारा एल्काइल हैलाइड है, तो जब आप इसका NaOH से रिएक्शन कराते थे तो यह इस पर अटैक करता था और प्रोडक्ट हमारा CH3CH2OH बन जाता था, यही बनता था। तो इसमें यह लिखा गया है कि कभी कभार E2 जो रिएक्शन है वह SN2 के साथ मिलने लगता है, यानी कि जो SN2 में प्रोडक्ट आपका एल्कोहल बन रहा था उसमें जब हीट हो जाता है या किसी कारणवश उसमें एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्वेंट जनरेट हो जाता है, तो वो तुरंत वही करता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेता है, CH3CH2OH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? OH2 प्लस में। फिर जो बेस हम OH माइनस यूज कर रहे थे, फिर वो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा, या बेस है OH माइनस हमारा बेस है, वही प्रोटॉन को लेगा यहां देगा और इसको निकाल देता था। फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता था? यहां से हमारा एल्कीन बन जाता था। क्या बन जाता था? एल्कीन। यही कह रहा है कि कभी कभार SN2 के साथ E2 मिल जाता है, लेकिन वो आपको ज्यादा उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना। वो थोड़ा बताने के लिए था, तो हमने उसको इंक्लूड कर दिया था कि कोई आपसे पूछ ले या किसी आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओ तो वो आपको नॉलेज रहे। और ये कहा जाता है कि हमेशा E2 रिएक्शन प्रोटॉन के अब्स्ट्रैक्शन से होता है। इसमें जो कार्बन है हमारा, कार्बन जो लिविंग ग्रुप वाला कार्बन, जैसे ये हमारा 2-3 कार्बन है,
CH3 है, CH2 है, CH2 है, ये हमारा कोई इसके साथ लिविंग ग्रुप मतलब निकलने वाला ग्रुप, वह कोई हैलोजन्स हो सकता है या अदर लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन के केस में जो कार्बन लिविंग ग्रुप कंटेन करा हुआ, जैसे इसमें यह कार्बन है हमारा लिविंग ग्रुप कंटेन करा हुआ, तो इस कार्बन के जो बगल में कार्बन होगा उसी से हमारा बेस, उसी कार्बन से हमारा बेस प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और प्रोडक्ट हमारा सेटजेफ रूल या जेटसेफ रूल को फॉलो करता है कि मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, या वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहेगा। और एक चीज और ध्यान देना कि जो E2 रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन होता है, अगर हमने ये बताया आपको कि E1 हमेशा जनरली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्ट देता है, जिसके कारण 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगा या जल्दी से E1 रिएक्शन देगा। लेकिन कभी कभार E2 रिएक्शन भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन दे देता है हमारा। जैसे कहने का मतलब ये है, हम आपको E1 रिएक्शन में बताए थे कि पोलर सॉल्वेंट यूज करते थे। पोलर सॉल्वेंट यूज करने का मतलब क्या है, जो हम बेस यूज कर रहे हैं उसको वीक कर देना, उसको क्या कर देना। जैसे मान लो E1 में क्या था, आप कोई KOH लेते थे, KOH के साथ क्या करते थे, कोई पोलर सॉल्वेंट यूज कर लेते थे, यानी KOH को लेकर के, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के इसमें घोल देते थे, जिसकी वजह से हमारा बेस क्या हो जाता था, डाइल्यूट हो जाता था या वीक हो जाता था। लेकिन E2 के केस में क्या है, आपको कंसंट्रेटेड बेस डालना है। क्या डालना है, सांद्र बेस डालना है, और इसमें सॉल्वेंट जनरली नहीं। तो वही कहा जाता है कि जब ज्यादा स्ट्रांग बेस हम ले लेंगे तो उस समय जो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वह भी E2 रिएक्शन देने लगेगा E1 के स्थान पर। जब हम बेस स्ट्रांग लेंगे तो वहां पर जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो भी E1 के जगह पर E2 रिएक्शन देने लगता है। क्या देने लगता है, E2 देने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या, इसको जरा देख लेते हैं। हमने बता दिया कि E2 जो होता है वह वन स्टेप प्रोसेस होता है और स्ट्रांग बेस चाहिए होता है। दूसरी बात यह है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, जब भी बनता है तो केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है हमेशा, हमारा ट्रांजिशन स्टेट, और वह हमेशा एंटी कोप्लेनर का मतलब मैं समझाता हूं। देखो, जैसे कि इसमें देख रहा होगा आपको, ये वाला मैं यहां ऊपर लिख, जैसे इसमें क्या, ये हमारा एक CH3, ये CH3, यहां भी CH3 2, और यहां इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो जब हम इसमें स्ट्रांग बेस यूज करेंगे, जैसे OCH3 ले लो, तो ये हमारा बेस है। इसमें जब यह बेस लेगा इस प्रोटॉन को, ये यहाँ जाएगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। यानी सब कुछ क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। बेस आया, इस प्रोटॉन को लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये इसको निकाल दिया। एंटी कोप्लेनर कहने का मतलब ये है कि जब इसका हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में जो रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फार्मिंग होता है उसी को दिखाया जाता है। क्लियर है? तो हुआ क्या है, जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसी को हम दिखाएंगे इसमें, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया जाए। तो देखना ध्यान से, इसमें हुआ क्या है, ये हमारा कोई OCH3 बेस था। क्या था, हमारा OCH3 बेस था। इस बेस ने इस को लिया है, इस प्रोटॉन को, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है, या इनके बीच में बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ एक और डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि यह बॉन्ड क्या हुआ, हमारा बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है। और ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है, ये वाला हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो याद रखना इसमें क्या बन रहा है, देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रहा है। ये लिविंग ग्रुप था,
इसमें ट्रांजिशन स्टेट यहाँ अगर मैं बेस लिख दूं तो बेस यहाँ प्रोटॉन को अगर ले रहा है तो कैसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बन रहा है। जो बांड ब्रेकिंग या बांड फार्मिंग वाला हमने डैश डैश बनाया है तो वो देखना कुछ ऐसे बन रहा होगा। तो एंटी कोप्लेनर कहने का मतलब, एंटी मतलब जस्ट अपोजिट होता है, कोप्लेनर मतलब यहाँ पर जो कोई ग्रुप उसी के प्लेन में होना चाहिए। जैसे यहाँ हमारा क्या था, यह कार्बन था हमारा, यह लिविंग ग्रुप था, तो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाला प्रोटॉन लेना चाहिए। कहने का मतलब ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप से ये हमारा कार्बन कंटेन हुआ। अब इसी के जस्ट बगल वाला कार्बन के से ही हम प्रोटॉन लेंगे। क्या लेंगे हम, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से ही प्रोटॉन लेंगे। तो अब ये देखो, ये भी कार्बन बगल वाला है, ये भी कार्बन बगल वाला, लेकिन नहीं, हम उसी प्रोटॉन को केवल ले सकते हैं, केवल उसी प्रोटॉन को ले सकते हैं, या बेस के द्वारा हम उसी हाइड्रोजन को ले सकते हैं जो इस कार्बन के या इस सिस्टम के, इस लिविंग ग्रुप वाले कार्बन के इस सिस्टम के एंटी प्लेनर हो या एंटी कोप्लेनर हो। तो क्या है, इसके जस्ट अपोजिट या एंटी पे कौन है, यही प्रोटॉन है हमारा, यही प्रोटॉन है। तो हमने इसको क्या किया है, इसी को लिया है और हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट बना है कुछ इस तरह से बना है। और इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और मिथॉक्साइड का, जो कि यहाँ पर वही दिखाया गया है। और क्या कारण है कि यह रिएक्शन, यह जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, क्यों SN2 नहीं हो सकता, SN1 नहीं हो सकता या E1 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले E1 इसलिए नहीं होगा या SN1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी भी यह स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा नहीं। क्लियर, स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा। कारण क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यह जो भी प्रोसेस होगा यह एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस क्या ले लिया है, न्यूक्लियोफाइल के लिए ले लिया है, स्ट्रांग ले लिया है। जब स्ट्रांग ले लिया है, जब स्ट्रांग ले लिया है और नेकेड ले लिया, साथ ही साथ हमने क्या ले लिया, नेकेड मतलब ओपन न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, ओपन बेस ले लिया। तो जो ओपन बेस रहता है वह प्रोटॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वह कार्बोकैटायन के बनने का इंतजार करता ही नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हम जो है कि क्लोज बेस ले लिए हैं, जैसे KOH ले लिए, KOH को हम ऐसे नहीं उसमें लिखे, OH माइनस नहीं लिखे थे, केवल KOH लिखे थे और साथ में साथ इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिक कैरेक्टर और वीक करने के लिए ये हम किसमें कर रहे थे, सब E1 के केस में। इसका बेसिक प्रॉपर्टी और वीक करने के लिए हम ETOH सॉल्वेंट मिलाए थे कि वह इसका बेसिक प्रॉपर्टी और कम कर दे, डाइल्यूट कर दे। लेकिन इसमें क्या है, एक तो हम पहली बात सॉल्वेंट लिए नहीं है, सॉल्वेंट लिए नहीं है। अब दूसरी बात क्या करा हमने, दूसरी बात ओपन न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ओपन बेस। ओपन कहने का मतलब चार्ज वाला, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो प्रोटॉन के लिए। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो प्रोटॉन के लिए, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये तुरंत ज्यों ही हाइड्रोजन लेगा तुरंत ये बांड यहाँ आएगा, ये दो, और यह जो बांड पोलर है लिविंग ग्रुप वाला वो तुरंत निकल जाता है। तो इसी कारण से E1 और SN1 नहीं देता। और दूसरी बात SN2 क्यों नहीं देता है, वो देखो एक्सप्लेनेशन, रुक जाओ उसका मैं बता रहा हूं। SN2 क्यों नहीं देता है, उसका कारण यही है कि हम यहां पर जो बेस लिए हैं वह एल्कोहलिक बेस से आया हुआ। कहां से आया है, जैसे हमारा क्या था CH3OH यह रहा होगा पहले, तभी तो हम उसको CH3O- में कन्वर्ट करे हैं और H+ किसी कारणवश हमने बाहर निकाल दिया है। तो जब भी एल्कोहल का आप यूज करोगे, किसी एल्कोहलिक का यूज करोगे, तो हमेशा वह एलिमिनेशन के लिए ही जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आप एक बारी फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें क्या हमने टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बना है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है, यहाँ से प्रोटॉन लिया है, ये बांड यहाँ गया और लिविंग ग्रुप को क्या है बाहर निकाला है। ट्रांजिशन स्टेट जो बना वो क्या हमारा, देखो क्या है, ये हमारा एंटी कोप्लेनर है या एंटी पेरीप्लेनर है। और प्रोडक्ट हमारा क्या है,
कोई एल्कीन बन गया है, यही हमारा प्रोडक्ट है, यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यही हमारा, ये सब अनवांटेड प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कुछ फैक्टर हैं जो E2 को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप में फैक्टर है नहीं लेकिन फिर भी जान लो। स्ट्रक्चर ऑफ द बेस कहने का मतलब ये है, स्ट्रक्चर ऑफ द बेस कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, अगर वह 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड रहेगा, 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड रहेगा, तो वो बेटर E1 रिएक्शन देगा कंपेरिजन देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, देखो उसको लिख लेना, कहीं जरूरी तो नहीं। जैसे एक मैं 0 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिख रहा हूँ, एक दूसरा जो एल्काइल हैलाइड है वह 1 डिग्री का है, और एक जो है यह 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और Br है ये, और एक जो तीसरा जो है वह 3 डिग्री का है हमारा। तो सबसे पहले फास्ट E2 रिएक्शन ये देगा, सबसे स्लो वाला ये देगा, यही ऑर्डर है। और दूसरी बात है स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। E2 रिएक्शन में आप जितना स्ट्रांग बेस लोगे, आप जितना स्ट्रांग बेस इसमें लोगे, आपका E2 रिएक्शन उतना ही E2 रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। कौन सा रिएक्शन हमारा, E2 रिएक्शन। इसीलिए इंडस्ट्रीज में जब हमें एल्कीन बनाने की जरूरत पड़ती है तो जितना पॉसिबिलिटी हो सके हम स्ट्रांग बेस ही लेते हैं। जैसे वो सब क्या करेंगे, वो तुरंत मिथाइल एल्कोहल हर जगह रहेगा, इथाइल एल्कोहल हर जगह रहेगा, तुरंत एल्कोहल लेंगे और उसको किसी मेटल से ट्रीट करा देंगे, वो तुरंत क्या करेगा, CH3O- यानी प्लस में कन्वर्ट कर, CH3O- में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, O- में कन्वर्ट कर देगा। और ये देखो नेकेड हो गया, ओपन हो गया, स्ट्रांग हो गया बहुत ज्यादा। और दूसरी बात लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा, हमारा E2 रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर वाला फास्ट जाएगा, उतना ही फास्ट जाएगा। जैसे मैं कुछ ऑर्डर लिख दे रहा हूं, जैसे हैलोजन एल्काइल हैलाइड ही आपसे पूछा जाएगा, तो उसका ऑर्डर यही है कि फ्लोरीन तो लिविंग ग्रुप होता नहीं, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। अगर जैसे मान लो ये हमारा कोई है, ये CH3 है सर, ये H है, यहाँ भी मान लो CH3, तो अगर X की जगह है क्या रहे कि रेट फास्ट, अगर X की जगह आयोडीन रहेगा तो और फास्ट होगा, उससे कम Br देगा, उससे कम क्या दे देगा हमारा Cl। तो जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप रहेगा, बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा, हमारा रिएक्शन उतना ही फास्ट देगा। और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं, तो बेटर इसमें सॉल्वेंट का कोई मेजर रोल नहीं होता E2 रिएक्शन में। कहने का मतलब आप जो हम बेस ले रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, जो बेस ले रहे हैं, उसको हम इसके द्वारा पॉसिबिलिटी है क्या, हम उसकी बेसिसिटी को और बढ़ा सकें, उस बेस की और बेसिसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। आई थिंक E2 रिएक्शन में सब कुछ आपने सीख लिया, यहीं तक E2 रिएक्शन खत्म होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो विथ अस, एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम विथ अ वेरी न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग पढ़ते